आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई डू मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई डू हेलोजेंस हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी सेम, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन प्रेडिक्टेबल, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, which has the lowest ionization energy in predictable, which group has the highest ionization energy and why, what are the factors that affect the ionization energy। तो सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब भी आयोनाइजेशन की टर्म को हम यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में आयंस का ख्याल आता है। सबको पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। आयंस ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम NaCl जिसको नमक भी कहते हैं, अगर हम ये ले लें और इसको आयोनाइज़ करें तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन देता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन में एसोसिएट हो जाता है। सोडियम इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इट इज़ आल्सो नोन एज कैटायन, and chloride is negatively charged ion, so it is known as anion। इसी तरह वाटर की डिसोसिएशन अगर चेक करें तो ये अपने कंपोनेंट्स में आयोनाइज होकर हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल नेगेटिव देता है। इस सारे प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं कि स्पीशीज़ जो हैं वो अपने आयंस के अंदर तब्दील हो गई हैं। तो होप सो आपको आयंस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलें फ़र्ज़ करें ये एक डॉगी है जिसके पास बिरयानी की एक प्लेट पड़ी है और ये प्लेट आपको चाहिए। क्या ये इजीली इस कुत्ते से आप ये बिरयानी की प्लेट ले सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि ये आपका अपना डॉगी नहीं है। इससे लेने के लिए आपको एक हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी कुछ एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी जिसको रास्ते से यहाँ से हटाने के लिए, ताकि आप इस बिरयानी को इजीली खा सकें। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी इसी तरह का मिलता जुलता एक कंसेप्ट होता है। फ़र्ज़ करें ये ए जो है ये वो डॉगी है जिसके पास बिरयानी है और ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बिरयानी की प्लेट कह लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन आपको ये बिरयानी इस डॉगी से लेनी है, तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट एनर्जी की प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये इजीली जो है वो बिरयानी की प्लेट आपको दे दे। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ए आयन था, इसको हमने एनर्जी दी और इससे हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं या कैटायन कहते हैं। तो किसी भी स्पीशीज़ से जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन लेने को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो लेट्स सी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated atom, gaseous atom और molecule। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट है उस एनर्जी की जो कि हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी भी आइसोलेटेड एटम को जो कि गैसियस स्टेट में होता है, ताकि वो हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम क्या होता है? आइसोलेटेड एटम्स are those that exist separately without any bonding with other atoms। आइसोलेटेड एटम ही हम क्यों यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में, हम दूसरे जो हैं बॉन्डेड एटम्स यूज़ क्यों नहीं करते? इसकी भी एक रीज़न होती है, क्योंकि जो आइसोलेटेड एटम होता है वो सेपरेटली यानी कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करता है, और जो बॉन्डेड एटम होता है वो एक बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ही पहले बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो दरकार होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी तो बाद में हमें जो है वो चाहिए होगी, तो पहले इस बॉन्ड को ही तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कि फिर पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम पहले ही जो है वो एक आइसोलेटेड एटम यूज़ कर लेते हैं ताकि हम इजीली थोड़ी सी अमाउंट आयोनाइजेशन एनर्जी की प्रोवाइड करके इससे इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकें। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सोडियम है और इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो सोडियम हमें ये कहता है चलें मुझे 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दो तो मैं आपको अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और खुद मैं एक पॉजिटिव कैटायन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो ये पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलेंगे जो कि सोडियम का आयन होता है। और ये हमने जी जो है ब्रैकेट में इसलिए लिखा है बिकॉज दीज आर इन गैसियस स्टेट्स।
ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन तो हमने इससे ले लिया, क्या सोडियम हमें इसी एनर्जी की अमाउंट में एक और इलेक्ट्रॉन देगा? जी नहीं, सोडियम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर हमें पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 496 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देनी पड़ी है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम की होगी, इसका मतलब ये है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कि हमने जो हमारे पास यूनी ये जो बना है ना, यूनी होता है ना एक, तो यूनी हमारे पास जो आयन बना है सोडियम का, इसमें से अब हमने क्या करना है, इस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है, ताकि सोडियम जो है उसके ऊपर फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि सोडियम ने अब 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दिए हैं। तो इसके लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो और ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू कि हमने जो पहले उसको अमाउंट दी थी। इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, आइए इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ द एनर्जी इट टेक्स टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, यानी कि न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। एंड देन व्हाट इज़ द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट टेक्स, ये लेता है टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन फॉर्म एंड टू फॉर्म Na2 पॉजिटिव इन द गैसियस फेस, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं इट इज़ द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ एटम, और इन दिस केस ऑफ अ सोडियम। चलें अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने कहा था कि सोडियम जो है उसको फर्स्ट हमने जो है 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा लिया था, और दूसरे को रिमूव करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी। तो ऐसा क्यों होता है, हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से? तो ये हम देख लेते हैं कि इसकी रीज़न क्या होती है। The second ionization energy is always larger than the first ionization energy because क्योंकि इट रिक्वायर्स इवन मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम अ कैटाइन दैन इट इज़ फ्राम अ न्यूट्रल एटम। भाई आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आप चाहते हैं कि आपको उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही जो है वो दूसरा भी ले ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको उसके लिए ज़्यादा जो है एनर्जी चाहिए होगी। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि सोडियम जो है वो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, अब वो उसी अमाउंट में आपको या उससे डबल अमाउंट में भी आपको वो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देगा। क्योंकि क्या होता है, एक न्यूट्रल जब एटम था तो उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन था, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब वो पहले ही इलेक्ट्रॉन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे के उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ऑलरेडी। अब जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे लेना है, तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है और उसका जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, कम रह गया है, एक जो है वो चला गया पहले ही। तो अब जो न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्स है ये इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कैटाइन का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। और जब इसका एक साइज़ रिड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और जब ये फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। अभी जो हमने बात की कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये अगेन एक डॉगी है और वही बिरयानी की प्लेट इसके पास पड़ी हुई है, और ये इस डॉगी को अब हम न्यूक्लियस कह लेते हैं और इस बिरयानी की प्लेट को एक इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं, और ये वो आदमी है जिसको बिरयानी चाहिए। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब साइज़ जो है वो कैटाइन का छोटा होगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक कुव्वत की जो कशिश होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो हमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इस बिरयानी को यहाँ से लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरी तस्वीर में आप देखें कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और ये जो बिरयानी की प्लेट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन की और इन इलेक्ट्रॉन की आपस में जो कुव्वत होती है कशिश की, वो कम हो जाती है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को, हम इस बिरयानी की प्लेट को इस न्यूक्लियस से ईज़िली जो है वो रिमूव कर लें।
होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी: शील्डिंग फैक्ट और एटॉमिक रेडियस, द सेकंड वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज एंड द थर्ड वन इज़ नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए होगी कि उससे हम इस इलेक्ट्रॉन को ले लें। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब पोटाशियम की अगर बात करें तो क्या होगा, अगर हमारे पास जो है वो इसका लार्ज साइज़ होता है पोटाशियम का, ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो साइज़ बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो ऐड होते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो क्या होगा, पोटाशियम का जो साइज़ है वो हाइड्रोजन के साइज़ से ज़्यादा है, ठीक है। अब जब इसका साइज़ जाता है तो बैक आप उसी तस्वीर का एक दोबारा याद करें कि देखें जो कि न्यूक्लियस की जो है वो इलेक्ट्रॉन से फासला ज़्यादा होता जाता है जैसे जैसे साइज़ जो है वो एटम का इंक्रीज़ करता जाता है। तो जब इन न्यूक्लियस के प्रोटॉन का और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका लार्ज साइज़ का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि जो एटॉमिक रेडियस होता है और यहाँ पर यील्डिंग फैक्ट होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वो इसके उल्ट होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें ज़्यादा कब देनी पड़ेगी, जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा, और जब एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। चलें दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपको पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है और फ्लोरीन है। लिथियम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जबकि जो फ्लोरीन है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 9 जो है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और 9 ही प्रोटॉन्स इसमें मौजूद हैं। लिथियम का न्यूक्लियस देखें तो इसमें 3 प्रोटॉन मौजूद हैं और इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें कम चाहिए होगी, और अगर हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इनकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी, तो हमें जो है वो ज़्यादा अमाउंट आयोनाइजेशन एनर्जी की चाहिए होगी। थर्ड देखें फैक्टर, दैट इज़ नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 4 तरह के सब शेल्स होते हैं जिनको हम S, P, D और F कहते हैं। जो S सब शेल है उसके लिए हमें जिसका स्मॉल साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, जो P है उसका साइज़ कम होगा और जो F है उसका साइज़ सबसे कम होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे F हमारे पास है उसके लिए हमें कम अमाउंट चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी की एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ S सब शेल टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S सब शेल। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो अलॉन्ग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको पीरियोडिक टेबल में जो पिक है इससे समझ आ जाएगी। देखें कि अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जैसे जैसे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, इसका देखें लिथियम का साइज़ जो है हमारे पास ये थोड़ा ज़्यादा है, बेरिलियम का हमारे पास साइज़ कम होता जाता है। अगर हम अलॉन्ग दी पीरियड आगे चलते जाते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनका साइज़ जो है वो और ज़्यादा जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे साइज़ कम होता जाएगा वैसे ही जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो कशिश है वो आपस में ज़्यादा होती जाएगी। जब कशिश ज़्यादा होती जाएगी तो आउटरमोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसको साइज़ छोटा होता जाएगा। जब एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा तो जो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। सेम लाइक अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो
डिक्रीज़ होती है, वो कम होती है। ये पिक आप लोग देखें, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं डैट इज़ ठीक है, हाइड्रोजन से लेके एंड तक हैं, रुबिडियम तक हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन का साइज़ देखें सबसे स्मॉल है, फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाएं तो यहाँ पे एंड वाले का देखें साइज़ सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ करता है, लेकिन जिसके साथ साथ हमारे पास शेल जो हैं वो भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ज़्यादा होते जाते हैं। और जब जो है वो ये शेल्स ज़्यादा होते जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है और प्रोटॉन है, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये बहुत ही कम होती जाती हैं। और ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन को ईजीली रिमूव कर लें बाय गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डाउन द ग्रुप जो है वो हमेशा डिक्रीज़ होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज जो है एटम का वो इंक्रीज़ होता जाता है बाय इंक्रीज इन एक्सेसिव जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम अलॉन्ग द ग्रुप पीरियड चले जाते हैं तो पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो क़ुव्वत होती है, अट्रैक्शन होती है, वो ज़्यादा होती जाती है, जिसके वजह से अलॉन्ग द पीरियड जो है साइज़ कम होगा। और साइज़ जब कम होता जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी कि हम उस जो है न्यूक्लियस से के एटम के न्यूक्लियस के से हम उस एटम से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें। अच्छा, क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो मोस्टली पूछे जाते हैं। विच हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाट अफेक्ट्स द आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। विच ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाई डू मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, वाई डू हेलोजेन्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी क्या डिफरेंट होते हैं, क्या सेम होते हैं, ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कौन सा ऐसा जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो डैट इज़ सीजियम। सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है। और हीलियम और नियॉन की बात करें तो ये एक एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। भाई फ्लोरीन जो है उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि हैलोजन जो है हमें पता है कि नोबल गैसेस के अलावा जो हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जो आउटरमोस्ट शेल्स होते हैं तकरीबन ये जो है वो कंप्लीट होते हैं। और पीछे भी हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, जो फ्लोरीन है उसके प्रोटॉन भी 9 होते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 9 होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ what affects the ionization energy, factors affecting the ionization energy, we already discussed the 3 factors, ठीक है, जो कि करते हैं। तो यहाँ पे भी आप दोबारा देख लें, कहा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जो है ये इस शील्डिंग इफेक्ट भी जिसको कहते हैं, ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है वो ये डिपेंड कर रही होती है न्यूक्लियर नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर। थर्ड है विच ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाई, कौन सा ग्रुप ऐसा है पीरियोडिक टेबल का जिसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और ऐसा क्यों होता है। तो इसका जवाब ये है जी, द जर्नल जो जनरल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ग्रुप 18 एलिमेंट्स की, वो क्या होती है NS2Np6 होती है। तो ग्रुप 18 जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो स्टेबल हुए जिनका ऑक्टेट जो है वो रूल आपको पता है, जिनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आपका जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें आपके सबसे बाहर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ये ऑक्टेट रूल हमें कहता है। तो ये देखें ना, NS2Np6 का मतलब क्या है, टोटल कितने हैं 6 7 8 है ना। तो ये ऑक्टेट रूल जो है ये कंप्लीट होता है 18 ग्रुप्स का।
एलिमेंट्स का, और जो स्टेबल होते हैं इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनसे इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि वो फुली फील्ड एक ऑर्बिटल्स हैं। हैंस द आयोनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अगला सवाल ये है कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू देयर लार्ज साइज़, मेटल्स का जो है वो साइज़ ज़्यादा होता है। जब साइज़ आपको पता है ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की कम होगी वैल्यू, ठीक है। एंड देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स हैं, इजीली अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं ताकि क्या करें, ये स्टेबल हो जाएं नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेके, ठीक है, नोबल गैसेस की तरह। Therefore the ionization enthalpy of alkali metal is low, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो इसकी लो होती है क्योंकि इनके साइज़ जो है मेटल के वो लार्ज होते हैं। अब देखते हैं जी हैलोजीन्स के लिए हमें हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों चाहिए होती है? क्योंकि एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड द हैलोजीन्स हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने पीछे भी ट्रेंड में बात की थी कि जैसे जैसे हम जो है वो लॉन्ग द पीरियड चलते हैं तो साइज़ जो है वो एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ कम होता जाएगा तो हमें जो है वो न्यूक्लियस और प्रोटॉन, न्यूक्लियस के प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान में जो कुव्वत है कशिश की वो कम होती ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। सो बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज़ नियरली फिल्ड and electrons and the shielding electron remain constant within the period while the effective nuclear charge increases as we move from left to right। तो again वही बात की गई है इनकी अट्रैक्शन की फोर्सेस की। तो अगला हमारे पास जो है लास्ट वाला क्वेश्चन वो ये था कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी? सो देयर इज़ अ डिफरेंस। क्यों डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जैसे कि आपको पहले भी बता दिया है। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है टू रिमूव अ पार्टिकल, ठीक है। अगर सिस्टम है पार्टिकल्स का तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से आपने पार्टिकल को रिमूव करना है, तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दी बाइंडिंग एनर्जी। तो होप सो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन करूं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? ओके, द क्वेश्चन इज़ वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड एंड वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज अलॉन्ग द ग्रुप। ये आपने मुझे जो है वो इसका आंसर देना है, या फिर अपनी नोट्स बुक पे खुद ही इसका आंसर लिख दें कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है, और वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज अलॉन्ग द ग्रुप।